हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति बाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, थायो ईथर का सूत्र है। हमें क्या बताना है? थायो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? थायो ईथर का फॉर्मूला। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? RSR, ROR, ROH या फिर सभी। तो हमें क्या बताना है इसमें कि हम थायो ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ROR जो होता है ये होता है हमारा ईथर ग्रुप। ROR क्या होता है? ये होता है हमारा ईथर ग्रुप। ROH जो होता है वो हमारा होता है एल्कोहल ग्रुप। ROH क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, RSR। ये होता है हमारा थायो ईथर ग्रुप। जहाँ कहीं भी थायो वर्ड आए उसमें कहीं ना कहीं सल्फर की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। थायो वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ सल्फर जरूर होगा। हम सल्फर के लिए ही थायो वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये भी एक ईथर ही होता है, थायो ईथर के नाम में आ रहा है, ये एक ईथर है। बट क्या होता है कि इसमें थायो वर्ड आ रहा है तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसके जगह पे सल्फर आ जाता है, बस उसी को हम बोलते हैं थायो ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, फिलोस है। हमें क्या बताना है? फिलोस क्या होता है? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? मरकैप्टन है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, Al है। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑल होगा। ये दो। थर्ड ऑप्शन है ऑल, यानी कि दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है, नन। तो हमें बताना है फिलोस क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। फिलोस एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सल्फा गुआनिडीन है। सल्फा गुआनिडाइन है। इसमें से हमें क्या बताना है कि सल्फा गुआनिडाइन क्या होता है। इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फा ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो सल्फा गुआनिडीन का हम पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे। सल्फा गुआनिडीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ पे ये पहले बेंजीन रिंग होती है, ये इस तरह से पहले ये बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है NH2 ग्रुप। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है? ये एक होता है NH2 ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा सल्फर, और इससे दो बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे ये सल्फर और दो ऑक्सीजन लगा लिए हैं जो डबल बॉन्डेड हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर N, और N ये डबल बॉन्ड होता है एक कार्बन से। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे होता है एक NH2, ठीक है। यहाँ पे होता है एक NH2, और इसके ऊपर भी जो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है वो भी होती है एक NH2 से। तो ये होता है हमारा सल्फर गुआनिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये सल्फर गुआनिडीन क्या है। एक सल्फर ड्रग है, एंटीबायोटिक है, या दोनों है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सल्फर गुआनिडीन हमारा एक सल्फर ड्रग है। इसके नाम में ही सल्फर प्रेजेंट है और ये एक ड्रग है, यानी कि एक प्रकार की दवा है। इस दवा का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे कि इन्फेक्शंस होते हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर हमारा डायरिया होता है, उसके लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैसिलस डायसेंट्री होता है, एंटाइटिस होता है, एंटाइटिस, उसके लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन इज ए या एन, मतलब पेनिसिलिन इसमें से एक क्या है? एक विटामिन है, एक एनाल्जेसिक है, या फिर हार्मोन है, या फिर एंटीबायोटिक है। हमें बताना है पेनिसिलिन क्या है। तो इसको तो हमने बहुत ज़्यादा जनरली अपने नेम सुना होगा। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन होता है एक एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है?
एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन को 1928 में सबसे पहले यूज़ किया था, जो डिस्कवर किया था वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन का यूज़ किया था। पेनिसिलिन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से होते हैं, उसके लिए हम पेनिसिलिन दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है? मैं ज़रा इसे बाहर ही बना देती हूँ। ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे CH है, ये एक CH है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड CH है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड CH है, और ये दोनों ही O से कनेक्टेड है। हमें क्या बताना है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, किसका है? ये फ्यूरेन का है, थायोफिन का है, पिरिडीन का है, या फिर पायरोल का है? तो ये हमारा एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये स्ट्रक्चर होगा हमारा फ्यूरेन का। किसका होगा? फ्यूरेन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है? ये है हमारा फ्यूरेन का स्ट्रक्चर। फ्यूरेन हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें कि 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। 4 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है C4H4O। हम इसे भी काउंट करके इसका फॉर्मूला बता सकते हैं। ये एक फ्लेमेबल कंपाउंड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, वो होता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 31 डिग्री सेल्सियस। ये एक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक कंपाउंड है, और इसके अलावा इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये होता है कलरलेस लिक्विड। फ्यूरेन क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, ये फ्यूरेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। ये एक कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 31 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। उसके अलावा ये फ्लेमेबल होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब हम इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस अदर दिए हुए हैं उनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है थायोफिन। थायोफिन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। थायोफिन से क्या समझ में आता है? इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। ये फ्यूरेन की तरह ही होता है, बट इसमें ऑक्सीजन की जगह पे क्या होता है? सल्फर होता है। ऑक्सीजन की जगह पे क्या होता है? सल्फर होता है। तो ये होता है हमारा थायोफिन। क्या होता है ये होता है हमारा थायोफिन। अब हम देखेंगे पिरिडीन का स्ट्रक्चर। ये भी हमारी एक 5 मेंबर्ड रिंग है, बट जो हमारा पिरिडीन होता है वो होता है हमारा 6 मेंबर्ड रिंग। इसका जो फॉर्मूला होता है C5H5N। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5N। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N। यहाँ पे थायोफिन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C4H4S। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का होता है। इसके वर्ड में थायो वर्ड है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है। अभी यहाँ पे हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। पिरिडीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आता है नाइट्रोजन, और बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। ये होता है हमारा पिरिडीन का स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? पिरिडीन। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है पायरोल। क्या है? पायरोल। पायरोल भी हमारा एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है। पायरोल क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग होता है। इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक H होता है, और इस तरह से इसका फ्यूरेन की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो फॉर्मूला क्या हो जाता है? C4H4NH। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C4H4NH। ये क्या है? हमारा पायरोल है। क्या है? पायरोल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? सल्फोनीकरण है, सल्फोनेशन है। हमें क्या बताना है? सल्फोनेशन क्या होता है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या फिर एक
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रिवर्सल मतलब इसे हम दोबारा, अगर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो हम इसे दोबारा से इसके पहले जैसे स्टेट में ला सकते हैं। रिवर्सल मतलब हम इसको दोबारा बैक नहीं कर सकते हैं। और एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी का यूज होना। ठीक है, तो हमें क्या होता है ना, सल्फोनेशन क्या होता है, पहले देख लेते हैं सल्फोनेशन क्या होता है। जैसे कि कोई भी कंपाउंड होता है, अगर जैसे उसमें जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें H होता है, अगर हम H को किससे रिप्लेस करते हैं, H को रिप्लेस करते हैं हम SO3H से, ये क्या होता है हमारा सल्फोनिक एसिड होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सल्फोनिक एसिड। ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो अगर हम उसमें ये सल्फो ग्रुप ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। जैसे कि कोई हमारा एरोमेटिक होता है, ठीक है, एरोमेटिक मान लीजिए बेंजीन रिंग है, इसकी हम रिएक्शन किससे करते हैं, इसकी रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 से। किससे करते हैं, H2SO4 से करते हैं। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। किस पे होती है, एक हाई टेम्परेचर पे होती है। यहाँ पे जो H2SO4 होता है ये होता है हमारा कंसेंट्रेटेड। ठीक, जब ऐसे बेंजीन ली हमने, उसमें H2SO4 ऐड किया है हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें एक H रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा SO3H ग्रुप। क्या जुड़ जाएगा, SO3H ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोसल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोसल्फोनिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। अब हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, हम हॉट एक्वस एसिड लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक गर्म और मतलब तरल एक्वस एसिड लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा सल्फोनेशन कैसा प्रोसेस हो गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्लोरेमीन टी अम्लीयकरण पर बनाता है। क्लोरेमीन टी ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स। हमसे क्या पूछा गया है कि क्लोरेमीन टी का अगर हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ऑप्शन है हाइपोक्लोरस एसिड, बी है क्लोरामीन, और सी है सोडियम हाइपोक्लोराइड, या फिर नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें क्लोरामीन टी का एसिडिफिकेशन करने पे क्या मिलता है। तो क्लोरामीन का एसिडिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें इसमें से हमें बताना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। हाइपोक्लोरस एसिड मिलता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, क्लोरामीन मिलता है, या फिर कुछ नहीं मिलता है। तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। क्लोरामीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले होती है ये हमारी बेंजीन रिंग। ये क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। इसमें जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ होता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे सल्फर अटैच होता है जिससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन्स होते हैं 2। ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गए। इसका जो ये यहाँ वाली वैलेंसी होती है, यहाँ पे N होता है नाइट्रोजन, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। ये नाइट्रोजन, एक मिनट, ये नाइट्रोजन जो होता है ये Na से कनेक्टेड होता है जिससे प्लस साइन आया होता है, और Cl से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा क्लोरेमीन टी। ये क्या होता है, क्लोरेमीन टी होता है। अब नेक्स्ट, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करते हैं, इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, ये दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे। एक सेकेंड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, ये ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे फिर से क्लोरामीन टी का स्ट्रक्चर। ये होती है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है हमारा मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे होता है सल्फर। सल्फर से 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होते हैं। सल्फर की 6th वैलेंसी होती है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये कनेक्ट होता है Na से, जिसमें पॉजिटिव होता है, और Cl से। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका पहले H2O इसमें ऐड करते हैं। H2O जब ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट में यहाँ पे फिर से पहले एक बेंजीन रिंग आती है।
यहाँ पे CH3 ऐड हो जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे बेंजीन में फिर से CH3 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे सल्फर डबली बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो हो जाता है यहाँ पे NH2 ग्रुप। यहाँ पे क्या हो जाता है NH2 ग्रुप, और प्लस साथ में यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे निकलता है NaOCl। क्या निकलता है NaOCl। अभी हमने ये इसका हाइड्रोलिसिस किया यानी कि वाटर ऐड किया है, हमें इसका क्या करना था, एसिडिफिकेशन करना था। तो यानी कि अब हम NaOCl की फिर से रिएक्शन कर देंगे, किससे, वाटर से करेंगे, एसिडिक मीडियम में। किसमें, एसिडिक मीडियम में। ये रिएक्शन होती है हमारी रिवर्सिबल, और अब इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो होता है HOCl प्लस इसके साथ में क्या निकलता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या मिलता है, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है। क्या बताना है हमें, पैरासीटामोल किसके फॉर्म में कहते हैं उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, पेन किलर की तरह यानी कि दर्दनाशक की तरह जो दर्द मिटाता है, फीवर के लिए यानी हमारे बुखार को, ज्वर को कम करने के लिए, दोनों के लिए या फिर कोई नहीं। तो जो पैरासीटामोल होता है वो हमारा काम में आता है इन दोनों के, यानी कि वो एक पेन किलर की तरह भी काम करता है और एक हमारा फीवर की तरह भी काम करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ। ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अब पैरासीटामोल को और भी कहा जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल को और क्या कहा जाता है, पैरासीटामोल को और क्या कहा जाता है, एसिटोमिनोफिन, ये बोला जाता है पैरासीटामोल को। इसका एक और नाम है पैरासीटामोल को, क्या बोलते हैं, एसिटोमिनोफिन। और इसका जो IUPAC नेम होता है पैरासीटामोल का, IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है, N ब्रैकेट में 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल यहाँ पे फिनाइल पे ब्रैकेट खत्म होता है, और एसिटामाइड, और क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे एसिटामाइड। अब नेक्स्ट इसका पैरासीटामोल का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग होती है, 4 पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये OH लगा देंगे, हमें नाम में दिख रहा है ना, 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिनाइल 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और फिर उसके बाद होता है एसिटामाइड ग्रुप यानी कि NH, ये C से कनेक्ट होता है, डबल बॉन्ड O, और इस तरह से। तो ये क्या होता है, हमारा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, निम्न सल्फा औषधियों में से कौन सी लेप्रोसी के उपचार में प्रयोग की जाती है। हमें क्या बताना है, लेप्रोसी के उपचार में जो कुछ सल्फा ड्रग्स दी हुई है, बताना है कौन सी प्रयोग की जाती है। विच ऑफ दीज सल्फा ड्रग्स इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि कुष्ठ रोग के उपचार में कौन सा सल्फा ड्रग यूज़ किया जाता है। सल्फाडॉक्साइन यूज़ किया जाता है, सल्फा गुआनाडाइन यूज़ किया जाता है, सल्फा डायजीन यूज़ किया जाता है, या फिर सल्फा एथाइएजोल यूज़ किया जाता है, सल्फाथाइजोल। हमें क्या बताना है कि कौन सा सल्फा ड्रग यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेप्रोसी क्या होता है, लेप्रोसी से हमारी जो स्किन होती है, आइज़ होती है,
कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं जिस पर ये अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है लेप्रोसी? लेप्रोसी होता है बैक्टीरियम, ये एक वायरस का नाम है, मतलब जिससे लेप्रोसी होता है। बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसकी वजह से हमारा लेप्रोसी रोग होता है। यानी ये जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये हमारे जो कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, पेरिफेरल नर्व्स यानी दिमाग की जो नसें होती बाहर की, तो इन सब पे ये फर्क डालता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कौन सी सल्फर ड्रग इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, हमें बताना है कौन सी सल्फर ड्रग इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सल्फर डॉक्साइन, ऑप्शन नंबर ए सल्फर डॉक्साइन। इसके अलावा एक डेप्सन होती है, वो भी सल्फर ड्रग होती है, वो भी यूज की जाती है हमारे इसके उपचार में। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? एजेडिटी जिडोवडिन है, एजेडिटी जिडोवडिन है, हमें बताना है कि एजेडिटी जिडोवडिन क्या है। एंटी रेट्रोवायरल है या फिर एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल ड्रग है या फिर दर्दनाशक है। तो एजेडिटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एजाइडोथाइमीन, क्या होता है? थाइमिडीन, इसका होता है पूरा नाम एजाइडोथाइमिडीन, क्या पूरा नाम होता है? एजाइडोथाइमिडीन। एजेडिटी की फुल फॉर्म क्या होगी? एजाइडोथाइमिडीन। ठीक है, हमें बताना है कि ये क्या होता है। तो जो हमारा एजेडिटी होता है, इसे ये होता है एक एंटी रेट्रोवायरल, ये क्या होता है? एक एंटी रेट्रोवायरल होता है। एजाइडोथाइमिडीन क्या होता है? एक एंटी रेट्रोवायरल होता है। ठीक है, ये पहली दवा है जो HIV और एड्स के लिए, उसके उपचार के लिए प्रयोग की गई थी। और इसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, कुछ और मेडिसिन को मिला के सबसे पहले ये HIV और एड्स के लिए यूज़ की गई थी। एक और बात होती है एजेडिटी की कि मदर से चाइल्ड में बर्थ के टाइम पे कोई डिसीज़ ना आए, उसके लिए भी ये दवा दी जाती है। डिसीज़ ना पहुँचे मदर से चाइल्ड में, उसको रोकने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ज्वर में शरीर का ताप कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। ड्रग्स यूज्ड टू लोअर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। हमें बताना है कि जब हमें बुखार हो रहा होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, तो उसको कम करने के लिए कौन सी दवा यूज़ की जाती है? जो दवा यूज़ की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? एनाल्जेसिक्स दिया हुआ है, एंटीपायरेटिक्स, जर्मिसाइड्स या नन ऑफ दीज। तो हमें क्या बताना है कि जब बुखार होता है तो उस टाइम पे बॉडी के टेम्परेचर कम करने के लिए या फिर बुखार को ठीक करने के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दवाएं शरीर का ताप कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? पैरासीटामोल, जो बुखार में यूज़ की जाती दवा उन्हीं को बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो पैरासीटामोल हो गई, एस्प्रिन हो गई, ये दवा जो है ये एंटीपायरेटिक्स का एग्जाम्पल है। किसका है? एंटीपायरेटिक्स का एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और दवा होती है इब्यूप्रोफेन। क्या होती है? इब्यूप्रोफेन। ये दवा भी हम बुखार में यूज़ करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? जो दवाएं शरीर का ताप कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स के एग्जाम्पल बता दिए मैंने। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? नारकोटिक एनाल्जेसिक है। हमें क्या बताना है? जो नारकोटिक एनाल्जेसिस है वो क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, एस्प्रिन है, मतलब अच्छा इनमें से नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन सी दवा है बताना है। आइबुप्रोफेन है, मार्फिन है या फिर डायनोफार्म है।
तो हमें क्या बताना है, नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या है। नारकोटिक एनाल्जेसिक को एक और नाम से कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ओपियोइड्स। क्या कहा जाता है, ओपियोइड्स। नारकोटिक एनाल्जेसिक को क्या कहा जाता है, ओपियोइड्स कहा जाता है। हमें बताना है इन चारों में से कौन सी दवा नारकोटिक एनाल्जेसिक है। तो हमने एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन देख लिए हैं, ये एंटीपायरेटिक्स हैं। ऑप्शन है अब जो रह गए हैं वो मार्फिन और डायनोफार्म है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्फिन। मार्फिन एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है, ठीक है। बाकी जो ऊपर के दो दिए हुए हैं वो एंटीपायरेटिक्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हेक्सेनॉल निम्न की तुलना में अधिक सक्रिय है। हमें बताना है जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसकी तुलना में हेक्सेनॉल जो है वो ज़्यादा सक्रिय है, यानी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सॉर्बिटॉल, ऑप्शन बी है ब्यूटाइल्डिहाइड, ऑप्शन सी है प्रोपेनॉल या फिर ग्लाइकॉल। तो बताना है इनमें से किससे जो हमारा हेक्सेनॉल है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्बिटॉल से ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, हमारा हेक्सेनॉल होता है। हेक्सेनॉल हमारा क्या कहते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और अब क्या है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर सॉर्बिटॉल ग्लूकोज से बनता है, किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CHOH का इसमें होल 4 होता है और नेक्स्ट CH2OH, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सॉर्बिटॉल। ये क्या होता है हमारा सॉर्बिटॉल। इस सॉर्बिटॉल से हमारा जो ग्लूकोज होता वो हेक्सेनॉल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सॉर्बिटॉल का अगर वैसे फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, C6H14O6। सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला क्या बनता है, C6H14O6। और उसी जगह जो हमारा हेक्सेनॉल होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H14O। क्या होता है, C6H14O। ये फॉर्मूला होता है हमारा हेक्सेनॉल का और ये होता है सॉर्बिटॉल का। तो सॉर्बिटॉल से हमारा हेक्सेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया में कौन सा क्रियात्मक समूह अधिकतम भाग लेता है। हमें क्या बताना है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पार्ट लेता है। एरोमेटिक वलय लेता है, एल्फीन लेता है, थायो एल्कोहल लेता है या फिर एमाइड लेता है। यहाँ पे ये एल्फीन नहीं होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। ये एल्कीन है। तो क्या पूछा गया है, कौन सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन क्या होते हैं, वो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं हम एल्कीन। ऐसे कार्बन्स का ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एल्कीन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है रेनिटिडीन है। हमें क्या बताना है, रेनिटिडीन जो दवा है वो क्या है, वो दर्दनाशक है, पीड़ाहारी है, एंटासिड है या फिर कोई नहीं है। हमें क्या बताना है कि रेनिटिडीन क्या है। तो रेनिटिडीन क्या होती है, ये दवा है जो कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें जैसे जो एसिड बनता है उसे कम करने के काम में आती है। उसके अलावा अगर हमारे इंडाइजेशन हो रहा होता है, यानी हमारा खाना अगर नहीं पच रहा है या फिर हमारे जैसे हार्ट बन होता है, जैसे जलन होने लगती है और एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेनिटिडीन क्या है, रेनिटिडीन है एक एंटासिड। क्या है, एंटासिड है, जो कि हार्ट बर्न में, ठीक है, और इंडाइजेशन में और एक्सेस स्टमक एसिड में यूज़ की जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा नहीं है। हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे जो वर्ग दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वर्ग किसके काम, मतलब इसमें मेल दिया हुआ है वर्ग का और दवा की क्लासेस का। तो हमें क्या बताना है कि किसका वर्ग, मतलब जिसका मेल ठीक नहीं है। तो दिया हुआ है रासायनिक वर्ग ट्रिप्टोन, चिकित्सीय वर्ग दर्दनाशक, व्यापक वर्ग स्टेरॉयड और समामेलित वर्ग नॉन स्टेरॉयडल। तो हमें क्या बताना है, इनमें से किसका वर्ग और उसका जो काम है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापक वर्ग और स्टेरॉयड। क्या होगा, व्यापक वर्ग और स्टेरॉयड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, सल्फोनामाइड है, क्या यह बैक्टीरियोसिडल है। तो हमें क्या बताना है, ये सल्फोनामाइड क्या है, जीवाणु स्तंभन है, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, जीवाणु नाशक है, दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो सल्फोनामाइड को हमें बताना है। तो अभी हमने कुछ सल्फर ड्रग्स देखी थी, वो सब सल्फोनामाइड क्लास से बिलोंग करती हैं। तो वो क्या थी हमारी, वो जीवाणु स्तंभन होती हैं। क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दिया हुआ है, सोडियम बेंजोएट है। हमें बताना है कि सोडियम बेंजोएट क्या है, परिरक्षक है, एंटीबायोटिक है, प्रति अम्ल है या प्रति ऑक्सीकारक है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटासिड है, एंटीबायोटिक है या फिर परिरक्षक है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट क्या होता है पहले बता देती हूँ मैं। सोडियम बेंजोएट को हम खाने के साथ मिलाते हैं ताकि हमारे खाने पे फफूंदी ना लगे। जैसे कि जो हमारे मेयोनीज होती हैं, जैम्स होती हैं, जेली होते हैं, जब उन्हें पैकिंग की जाती है उनकी, या उन्हें जब बनाया जाता है, उसमें सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है जिससे कि उनमें फफूंदी वगैरह ना लगे। ये होता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिरक्षक। सोडियम बेंजोएट क्या है, परिरक्षक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, हमें बताना है, एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे हमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं। रॉबर्ट ब्राउन, हंस, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एहलिच। अगर याद हो तो अभी हमने स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किया था पेनिसिलिन के बारे में। तो 1928 में सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो अगर याद होगा तो हमारे ब्रिटिश जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है इनमें से, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने ही सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है। हमें बताना है कि पैरासीटामोल का यूज हम किस फॉर्म में करते हैं, किस रूप में करते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रतिजैविक के रूप में, ज्वर रोधी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में या फिर पूर्ति रोधी के रूप में। हमें क्या बताना है कि एंटीबायोटिक के रूप में होता है, बुखार के मतलब एंटी फीवर के रूप में, या फिर पेन किलर के रूप में, या फिर पूर्ति रोधी के रूप में। तो पैरासीटामोल का प्रयोग हम किसकी तरह करते हैं, पूर्ति रोधी के रूप में। किसके रूप में, पूर्ति रोधी के रूप में। एक सेकेंड, सॉरी ये गलत हो गया है ऑप्शन। पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं हम ज्वर रोधी के रूप में। पैरासीटामोल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ज्वर रोधी के रूप में। पैरासीटामोल क्या है, एक एंटीपायरेटिक्स दवा है। क्या है, एक एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं, वो दवाएं जो हमारे शरीर के ताप को कम करने के लिए, ज्वर में ताप को कम करने के लिए काम आती है, उन्हें हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स या फिर ज्वर रोधी। तो हमारी पैरासीटामोल क्या है, एक ज्वर रोधी दवा है। और इसके साथ ही हमारे जैसे एस्पिरिन है और आइबुप्रोफेन भी हमारी
एंटीपायरेटिक्स दवा है, ज्वर रोधी दवा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट दर्दनाशक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी दवा की पेन किलर है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सल्फाग्लूडीन, एस्प्रिन, ब्यूटीन या फिर वेदनार। हमें क्या बताना है कौन इनमें से पेन किलर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमने देखा एस्प्रिन हमारा एक एंटीपायरेटिक्स यानी बुखार को कम करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पेन किलर बतानी है हमें, तो पेन किलर कौन सी होगी इनमें से, वेदनार। ऑप्शन नंबर डी वेदनार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। हमें बताना है कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या है। एक दर्दनाशक एजेंट है, एक ज्वरनाशक एजेंट है, ये दोनों है या फिर ये सभी। तो हमें क्या बताना है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया है, अगर किसी को इसका असली नाम पता होगा तो इसका आंसर पता चल जाएगा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, और कहते हैं हम एस्प्रिन, एस्प्रिन। ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया था, अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसमें से क्या है। तो एस्प्रिन को ही हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C9H8 और O4, C9H8O4। इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। किसका नाम है ये, एस्प्रिन का नाम है, या फिर जिसे हम और क्या कहते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किस तरह का होता है, ये एक क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह होता है जो कि वाइट दिखता है। ठीक है, वाइट से दिखता है। तो हमें क्या बताना है, एस्प्रिन क्या है, एक दर्दनाशक एजेंट है, एक ज्वरनाशक एजेंट है, या फिर ये दोनों है, या फिर ये सभी। तो इसमें हमारा एस्प्रिन जो होता है वो है ये दोनों, यानी कि वो पेन किलर की तरह भी यूज़ किया जाता है और ज्वरनाशक भी होता है, यानी कि एंटीपायरेटिक्स भी होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, डायपेजाम एक है। क्या बताना है हमें, डायपेजाम एक है। हमें किसके बारे में बताना है, डायपेजाम के बारे में बताना है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, एक CNS है, CNF है, एंटी कफ है, या फिर एंटी वायरल है। तो हमें क्या बताना है, डायपेजाम क्या है। देखो CNF क्या होता है, CNF होते हैं जो कि हमारे जो कॉमन कोल्ड होता है उसको सही करने के काम में आती हैं वो दवाएं, और इसके साथ ही जो हमारे एलर्जी के सिम्टम्स को कम करती हैं। जैसे हमारे अगर एलर्जी हो जाए, हमें कोई कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसके कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं CNF दवाओं का। ठीक है, और इसके मतलब कहते हैं ये हमारी जो मसल्स होती हैं रिलैक्स भी देती हैं CNF। अब अगला है CNS। CNS का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, ये यूज़ की जाती है जैसे हमारे ब्रेन को शांत करती हैं ये। ठीक है, CNS दवाएं हमारे ब्रेन को शांत करती हैं और इसके अलावा हमें एक शांति का जो होता है सेंस देती हैं। तो डायपेजाम क्या है, एक डाइजेपाम है, एक CNS दवा क्या है, CNS। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, नारकोटिक्स एनाल्जेसिक है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर अब जल्दी से आप कमेंट करेंगे। सल्फा ड्रग है, मार्फिन है, आइबुप्रोफेन है, या फिर डिफ्लोनिसोल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्फिन। क्या है, मार्फिन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या बोला गया है, प्रोटोंसिल को एक जीवाणु रोधी के रूप में किसने खोजा।
जो प्रोटोंसिल होता है उसकी खोज किसने की? हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? डोमगक ने, पॉल एलिच ने, हंस ने या फिर विदरिंग ने। हमें क्या बताना है कि प्रोटोंसिल की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमगक। डोमगक ने इसकी खोज की थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है गेरहार्ड डोमगक। ठीक है, गेरहार्ड डोमगक। ठीक है, गेरहार्ड डोमगक। इन्होंने कब खोज की प्रोटोंसिल की? 1932 में की। कब की? 1932 में की। कब की? 1932 में की। इनकी इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज किस सन में मिला इन्हें? इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला इन्हें 1939 में। कब मिला? 1939 में मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, एरोमेटिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जिनमें कि बेंजीन जैसा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें भौतिक रसायन में, जैव एवं औषधि के रसायन में, खाद्य रसायन में या फिर अकार्बनिक रसायन में। तो देखो, अकार्बनिक रसायन में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट ही होते हैं, उसी की साइक्लिक रिंग होती है। हमसे क्या पूछा गया है? भौतिक में यानी फिजिकल में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में होती है? नहीं होती है। अगला है खाद्य रसायन में, उसमें भी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जैव एवं औषधि के रसायन में। हम इनकी हेल्प से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे कि हमने बेंजीन की बहुत सारी दवाइयाँ सुनी होंगी, जैसे बेंजोसल्फोनिक, इस तरह से बहुत सारी दवा होती हैं, तो उसमें ये काम आते हैं। तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जैव और औषधि के रसायन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिए हुए हैं? ये रिपीट हो गया है शायद, एक सेकेंड। हाँ, अभी हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका वही आंसर होगा जैव व औषधि के रसायन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सल्फर ड्रग किससे व्युत्पन्न होते हैं? सल्फर ड्रग किससे व्युत्पन्न होते हैं, यानी सल्फर ड्रग किससे बनते हैं? सल्फिनलामाइड से बनते हैं, पेनिसिलिन से बनते हैं, क्यूनिन से बनते हैं या फिर सल्फापिरिडीन से बनते हैं? तो हमारे जो सल्फर ड्रग्स होते हैं वो किससे बनते हैं? हमसे ये पूछा गया है। तो वो पहले पेनिसिलिन से बनते हैं, क्यूनिन से बनते हैं या फिर सल्फापिरिडीन से बनते हैं या फिर सल्फानिलामाइड से बनते हैं। तो सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं? जिनमें कि सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? हमें सल्फर ड्रग किससे बनते हैं? सल्फिनिलामाइड से बनते हैं। किससे बनते हैं? सल्फिनिलामाइड से बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? 29 क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? फिनॉल का 0.2% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? दर्दनाशक के रूप में कार्य करता है, संक्रमण रोधी, प्रतिजैविक या फिर एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक। तो हमें क्या बताना है? अगर हम फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि एक्वा सोल्यूशन होगा, तो वो किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीसेप्टिक की तरह। किसकी तरह? एंटीसेप्टिक की तरह। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है? एलर्जी का उपचार करने में प्रयुक्त औषधि है। हमसे क्या पूछा क्या है कि एलर्जी का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? प्रतिहिस्टामिन किया जाता है या फिर प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिजैविक या फिर प्रति अम्ल? तो एलर्जीज के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है, ये पूछा गया है। तो एलर्जीज के लिए जो दवा यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन या फिर प्रतिहिस्टामिन। ठीक है,
इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं ज़ायटेक। एंटीहिस्टामिन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ज़ायटेक होता है और होते हैं बेनेड्रिल होता है, बेनेड्रिल होता है, और इसके अलावा एक और होता है एलेग्रा। क्या होता है? एलेग्रा। क्या होता है? एलेग्रा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल होते हैं एंटीहिस्टामिन दवाओं के। एंटीहिस्टामिन किन्हें बोलते हैं? जो कि एलर्जीज के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है डिटॉल है। हमें बताना है डिटॉल क्या है। एक पूर्तिरोधी है, ज्वर रोधी है, प्रतिजैविक है, या फिर दर्दनाशक है। हमें क्या बताना है कि डिटॉल क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिटॉल एक हमारा पूर्तिरोधी है। क्या है? पूर्तिरोधी है। डिटॉल को सबसे पहले किसने बनाया था? एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसमें बनाया था रैकेट और कोलमैन ने। रैकेट और कोलमैन ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1933 में बनाया था। रैकेट और कोलमैन ने 1933 में डिटॉल को बनाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? एस्प्रिन है। एस्प्रिन को बताना है हमें, एस्प्रिन क्या है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, हमें बताना है कि एस्प्रिन का साइंटिफिक नेम क्या है। वैसे तो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करते हैं। इस बार आपको आंसर आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, अम्ल है, या फिर मिथाइल बेंजोइक अम्ल है, एसिटिक ऑक्सैलिक अम्ल है, या फिर एथॉक्सिक सैलिसिलिक अम्ल है। तो एस्प्रिन को क्या कहते हैं? एस्प्रिन को कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, यानी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है? डाइजीन है। हमसे पूछा गया है डाइजीन क्या है। एक प्रति अम्ल है, ज्वर रोधी है, पूर्तिरोधी है, या फिर प्रतिहिस्टामिन होता है। देखो डाइजीन क्या होता है? ज्वर रोधी नहीं हो सकता क्योंकि हम उससे बुखार नहीं कम कर सकते, तो ज्वर रोधी तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिहिस्टामिन होते हैं जो एलर्जीज को कम करते हैं, यानी एलर्जीज तो अगर कुछ हमारा इंडाइजेशन हो रहा है तो उसे हम एलर्जी तो नहीं बोलेंगे, तो ये प्रतिहिस्टामिन भी नहीं होगा। और ये हमारे पूर्तिरोधी भी नहीं होते, यानी कि एंटीसेप्टिक नहीं होता है। तो हमारा डाइजीन क्या होता है? डाइजीन होता है प्रति अम्ल, यानी कि एंटासिड होता है, जो कि हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड को कम करने के काम आता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है हेक्सेनॉल निम्नलिखित की तुलना में अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से कि हेक्सेनॉल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? सॉर्बिटॉल से, प्रोपेनॉल से, ग्लिसरॉल से, या फिर ब्यूटाइल्डिहाइड से। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉर्बिटॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है, सक्रिय है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है क्लार्क और गड्डुम द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था। हमें क्या बताना है कि क्लार्क और गड्डुम 2 साइंटिस्ट थे उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था। दर सिद्धांत दिया था, ऑक्यूपेंसी सिद्धांत दिया था, प्रेरित किट सिद्धांत दिया था, या फिर फार्मेलॉजिकल क्रिया की प्रकृति दी थी। तो क्लार्क और गड्डुम ने जो सिद्धांत दिया था हमें, उसका नाम है ऑक्यूपेंसी सिद्धांत। ऑक्यूपेंसी सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क और गड्डुम ने दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या है? एथिल मरकैप्टन का सूत्र है। हमें क्या बताना है? एथिल मरकैप्टन का सूत्र बताना है। इसे हम और क्या बोलते हैं? इथेन थायोल। इसे हम क्या बोलते हैं? इथेन थायोल। अब हम देखिए, अब हम इसके जो नाम है उसी से इसको हम एथिल मरकैप्टन को और क्या बोलते हैं? इथेन थायोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके नाम से ही हम क्या बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे
अब हम देखिए, इसको एथिल मरकैप्टन दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, इथेन थायोल बोलते हैं। अगर हमें इसका नाम पता है तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इथेन दिया हुआ है। सबसे पहले इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। फिर H की वैलेंसी क्या होती है? 5। C2H5 होता है, यही तो एक R ग्रुप होता है इथेन का। ठीक है, अब हमें थायोल दिया हुआ है। अगर इथेनॉल दिया होता, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। यही तो होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप होता है ROH, यानी कि यहाँ पे आता है OH। हमें क्या दिया हुआ है? थायोल दिया हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया था थायोल में क्या फ़र्क होता है कि थायोल में सल्फर आ जाता है। थायोल जहाँ पे वर्ड होता है वहाँ पे सल्फर होता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको रिप्लेस करेंगे सल्फर से, क्या हो जाएगा? SH। और यही होता है हमारा इथेन थायोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, C2H5SH, इथेन थायोल या फिर एथिल मरकैप्टन। अब हम नेक्स्ट 37 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थायो एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्कोहल की तुलना में होता है। थायो एल्कोहल्स क्या होते हैं? थायो एल्कोहल्स क्या होते हैं? जो कि इनमें ग्रुप होता है RSH, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आ जाता है, ये होता है RSH, यानी कि थायो एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं? ROH, ये होते हैं एल्कोहल। तो अब हमें क्या बताना है कि जो थायो एल्कोहल्स होते हैं उनका एल्कोहल से कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि क्वथनांक जो होता है थायो एल्कोहल्स का, वो एल्कोहल के कंपैरिजन में कैसा होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है, दोनों होता है या फिर कुछ नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। थायो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है? उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है? होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन 3 से रिएक्ट कर सकता है। 3 कौन कौन से होते हैं वो? फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन 3 से जब हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट मतलब जब बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं उसमें क्या होता है? O और H, ये क्या होता है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। उसी जगह जो हमारे थायो एल्कोहल्स होते हैं इनमें होता है S और H का बॉन्डिंग, जो कि किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसी वजह से जो थायो एल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स से। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, एस्प्रिन का अन्य नाम। ये क्या होगा? एस्प्रिन। हमें अब ये फिर से तीसरी बार क्वेश्चन आया है, इस बार सबको आना चाहिए। क्या दिया हुआ है? सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन या फिर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्प्रिन का क्या नाम होता है? होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब हम 39 क्वेश्चन देखेंगे। 39 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ड्रग डिज़ाइन के रेशनल अप्रोच के तरीके हैं। क्या पूछा गया है? जो ड्रग डिज़ाइन होता है उसके रेशनल अप्रोच के तरीके क्या होते हैं? क्वांटम यांत्रिकी अप्रोच, अणु कक्षक अप्रोच, अणु जुड़ाव अप्रोच या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमें क्या करना है? जो ड्रग डिज़ाइन होता है उसके रेशनल अप्रोच के तरीके क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इन सभी तरीकों से हम जो ड्रग डिज़ाइन होता है उसके रेशनल अप्रोच को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है? सल्फा मेथॉक्साजोल। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सल्फा
मेथॉक्साजोल का प्रारंभिक यौगिक है। सल्फा मेथॉक्साजोल का हमें प्रारंभिक यौगिक बताना है। ठीक है, तो पहले हम सल्फा मेथॉक्साजोल का अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सल्फा एनिलेमाइड, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या फिर कोई नहीं। तो सल्फा मेथॉक्साजोल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद होता है यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप, ठीक है, ये NH2 ग्रुप जुड़ गया। उसके बाद होता है हमारा सल्फर, जिससे कि 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 6 वैलेंसी होती है वो NH से होती है, NH N से होती है, और N अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड H से बनाता है। बट अभी भी N की वैलेंसी तो पूरी हुई नहीं, N की वैलेंसी 3 होती है। जो तीसरा होता है वो होता है एक, देखिए, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, 5 रिंग पेंटा रिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। एक सेकेंड, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे N होता है, ये इस तरह से पेंटारिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे O, ये इस तरह से, ठीक है, ये होता है, और यहाँ पे ये ऐसे, ये होता है हमारा सल्फा मेथॉक्साजोल। ये क्या होता है, सल्फा मेथॉक्साजोल। अब हमें क्या बताना है, इसका प्रारंभिक यौगिक क्या है। तो प्रारंभिक यौगिक इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सल्फा एनिलेमाइड, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है, ये एनिलीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो फिर इसमें प्रारंभिक यौगिक क्या होगा, एनिलीन होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, डाइजेपाम दवाई का प्रयोग किया जाता है। हमें क्या बताना है इसमें कि डाइजेपाम जो दवा होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, डाइजेपाम दवा का प्रयोग हमें बताना है कि किस लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नींद लाने के लिए, सुस्ती व नींद लाने के लिए, आराम दिलाने के लिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो डाइजेपाम दवा का हम यूज़ करते हैं इनमें से सभी के लिए, नींद लाने के लिए भी करते हैं, आराम दिलाने के लिए भी करते हैं, सुस्ती व नींद लाने के लिए भी करते हैं। कुल मिलाकर ये जो हमारे ब्रेन होता है उसे रिलैक्स करता है, उसे शांत करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी। अब हम 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनिलीन में अमीनो समूह की सक्रिय हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करने पर सक्रिय जैविक सक्रियता। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है, जो हमारा एनिलीन होता है, ठीक है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग जिस पर कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है, यानी कि इसके जो हाइड्रोजन होते हैं अगर उसे हम एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि कोई R समूह लगाएं, क्या लगाएं, एल्काइल समूह लगा दें, तो उसकी जो सक्रियता होती है यानी कि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, कम हो जाती है, रुक जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर A व B दोनों से कुछ भी हो सकता है, A व B दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जब हम H को हटा के कोई भी एल्काइल पार्ट लगाते हैं तो वो बल्की हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
वो क्या है? निम्न में से कौन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी अभिकर्मक है? हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी अभिकर्मक भी है। क्या बताना है हमें? इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी अभिकर्मक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? सल्फिनिलमाइड, क्लोरामीन, एस्प्रिन या फिर उपर्युक्त सभी। तो अगर किसी को याद हो, हमने एस्प्रिन की 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी। एंटीबायोटिक्स तो होता ही है, उसके अलावा एनाल्जेसिक भी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्प्रिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्प्रिन। इनमें से तीनों ही है। तो इसी के साथ ये सेशन को हम ऑफ करते हैं। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।